अब हम बात करते हैं बाइंड फोर्स की। इस बाइंड फोर्स को अपथ्रस्ट भी बोल देते हैं। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं, बाहर से किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, तो वी नो कि फ्लूइड में प्रेशर है, और उस प्रेशर की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे जहां जहां पे उसका फ्लूइड के साथ कांटेक्ट है, वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगती है। Now, because of a pressure gradient in the fluid, there is more pressure at the bottom side than on the upper side. इस वजह से जब भी हम किसी फ्लूइड को, किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हैं, तो जो नीचे से फोर्सेस लगती हैं प्रेशर की वजह से, वो कांटेक्ट फोर्सेस उसकी वैल्यू से ज्यादा आती हैं, और जो ऊपर से प्रेशर की वजह से कांटेक्ट फोर्सेस लगती हैं वो कम आती हैं। तो अगर मैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में इमर्स कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस फ्लूइड की वजह से कांटेक्ट फोर्स लगेगी। ऑफ कोर्स नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगी, हमने ऐसा शुरू में बात की थी। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगती है, दैट इज अ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। और नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, ऊपर प्रेशर कम होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, द प्रेशर इंक्रीजेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसकी वजह से नीचे की तरफ से लगने वाली फोर्सेस ऊपर की तरफ से लगने वाली फोर्सेस से ज्यादा होती हैं। देन बिकॉज ऑफ दैट रीजन, दिस ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट अपवर्ड फोर्स ड्यू टू द सराउंडिंग फ्लूइड, और इस अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट या फिर बाइंड फोर्स बोलते हैं। And according to the Archimedes principle, this upthrust is equal to, कितनी होती है अपथ्रस्ट? This is equal to weight of the fluid displaced by the object। अगर इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V है, let V be the volume occupied by this object, rho is the density of the surrounding fluid। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड V है, इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसको फ्लूइड में इमर्स किया, तो इसने V वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड को डिस्प्लेस करके उसकी जगह खुद ले ली। सो V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। V इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितनी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर चली गई, उतनी वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर मैं मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस निकालना चाहूं, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। और अगर मैं वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस निकालना चाहूं, तो मास को G से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ अपथ्रस्ट that this object will experience when it is immersed in this fluid. That is Archimedes principle. प्रूव कर सकते हैं आप इसको? पढ़ा आपने पहले ये? हाँ जी, सुना आप लोगों ने पहले ये? हाँ सर।
डज एनीबडी हैज एन आइडिया कि ये कैसे प्रूव किया जा सकता है कि ऐसा होगा? सर तो मतलब समझ। प्रेशर ग्रेडियंट के जो फॉर्मूला आया था उससे। ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, क्या इस ऑब्जेक्ट के लिए प्रूव कर पाएंगे आप इसको? नहीं सर। समझते हैं ध्यान से जरा, एक बहुत लॉजिकल सा प्रूफ देता हूं मैं आपको इसका, बिल्कुल भी मैथमेटिकल प्रूफ पे नहीं जाऊंगा, मैं एक लॉजिकल सा प्रूफ दे रहा हूं आपको। तो ध्यान से देखना, मैं इस ऑब्जेक्ट की बाउंड्री बना रहा हूं, और इस ऑब्जेक्ट की जो भी शेप है, बिल्कुल ऐसा ऑब्जेक्ट के जैसा मैं यहाँ पर एक वो कंसिडर करता हूँ, लिक्विड की बाउंड्री। मैं एक मिनट में जरा देखूं अगर मेरे से कॉपी हो पाऊँ इससे तो। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना आप जरा मेरी बात। मैंने बिल्कुल ऐसी ही बाउंड्री ले ली, लेकिन इस बाउंड्री में लिक्विड है, इस बाउंड्री में ऑब्जेक्ट नहीं है, उसी बाउंड्री का लिक्विड ले लिया मैंने। उस बाउंड्री का अगर मैं उतना ही लिक्विड ले लूं, तो ध्यान से सोचो जरा, अगर मैं किसी लिक्विड के अंदर ऐसे ही कोई हाइपोथेटिकल बाउंड्री बना लूं, और उस बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड एनक्लोज्ड है उसके इक्विलिब्रियम के बारे में सोचूं, तो वो लिक्विड, तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लिक्विड में उसी लिक्विड की बात करेंगे तो वो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा ना? नहीं, पानी के अंदर पानी की बात करूंगा तो वो तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा ना। अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने यहां पर जैसी ऑब्जेक्ट की शेप थी वैसी एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री ले ली, और नाउ दिस बाउंड्री, अब ये जो ब्लैक कलर है ये एक बाउंड्री है, बस एक ऐसी इमेजिनरी बाउंड्री मैंने बनाई, और इस बाउंड्री के अंदर जो पानी है उसकी वॉल्यूम ऑब्वियसली वी होगी, और उसका वेट वी रो जी होगा। अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है, जितना प्रेशर इस पॉइंट पर है उतना इस पॉइंट पर है, जो प्रेशर की वजह से फोर्स यहाँ लग रही होगी वही यहाँ भी लग रही होगी। तो जैसी फोर्सेस सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से इस बाउंड्री के अंदर पानी पर लग रही हैं, वैसी ही फोर्सेस सराउंडिंग्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं। बोलो, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो ये दोनों पॉइंट सेम लेवल में, तो प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पर फोर्स भी सेम लग रही होगी। तो जितनी इस बाउंड्री के अंदर पानी पे सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रही है, और जितनी इस ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रही है, वो सेम है। एंड दिस वाटर इज इन इक्विलिब्रियम। पानी में पानी डालोगे तो डूब थोड़ा जाएगा, जहां है वहीं रहेगा। सो एफ अप थ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू वी रो जी। So that means the buoyant force, the upward force acting on this object will also be equal to V rho c. कोई डाउट इसमें? बोलो। हाँ जी, हैं सभी लोग, या मैं ब्लैंक पढ़ा रहा हूँ किसी को? यस सर। यस सर। कुछ नहीं समझ में आया? समझा सर। मेरा दिल रखने के लिए बोल रहे हो तुम, चलो बोल देते हैं, नहीं तो सर दोबारा समझाना शुरू कर देंगे, छोड़ो, है ना? क्यों भाई? नहीं सर, समझ गए।
चलो, आई बिलीव इन यू कि आप लोग समझ गए। और इस ऑब्जेक्ट पे इसके अलावा एक और फोर्स लग रही होगी, वो इसका खुद का वेट होगा mg। तो ऑब्जेक्ट को जब भी फ्लूइड में इमर्स करोगे तो उस पे एक सराउंडिंग फ्लूइड के प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी, जिसका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, अपथ्रस्ट बोलेंगे इसको। और ये अपथ्रस्ट वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होगी। और एक उसका खुद का वेट लग रहा होगा mg नीचे की तरफ। अब डिपेंडिंग ऑन की कौन ज्यादा है कौन कम है, ये ऑब्जेक्ट सिंक भी कर सकता है, फ्लोट भी कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक mg लग रही है और एक v rho g लग रही है। m is the mass of the object, v is the volume inside the fluid। अगर पूरा डूबा हुआ है तो पूरी, पार्शियली डूबा हुआ तो जितनी भी डूबा हुआ पार्ट है उतनी। एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस होंगी। और अब अगर mg ज्यादा आ जाएगा v rho g से, देन इट विल हैव एन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। कितनी होगी? तो mg माइनस v rho g डिवाइडेड बाय m। अगर mg कम हो गया v rho g से तो इट विल एक्सेलरेट अप। कितनी? तो v rho g माइनस mg बाय m से। और अगर mg की वैल्यू v rho g के बराबर हो गई, देन ऑब्जेक्ट विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ यस पूछना है किसी को? नहीं। सर, 1 मिनट नोट करना था। बिल्कुल। ऊपर या ये वाला? सर, आपका डेरिवेशन लिखना था एक बार। हो गया सर। सर हाँ जी। सर आप एक बार उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं क्या? जो क्वेश्चन आपने पे? हाँ अभी दिया था पहले, इसके पहले। ये वाला? हाँ। सर इसको ऐसे सोच सकते थे क्या कि पहले हम लोग मतलब लाइक डिस्प्लेसमेंट करवा लेते, फिर उसके बाद हम वो टैन थीटा वाले इसमें डाल के देखते। नहीं, मतलब आप पहले इसको ऊपर मूव करवा देते और एच निकाल लेते, फिर उसके बाद फिर क्या करते? लाइक दोनों साइड का डिस्प्लेसमेंट पता चलता और लाइक ए बाई जी से इक्वेट करते हैं एक्स बाय एल को। नहीं, आई डोंट रिकमेंड दैट थिंग। हर जगह नहीं चल पाएगी वो। ये वाले क्वेश्चन में शायद कुछ मैच करके आंसर आ जाए उससे, बट आई डोंट रिकमेंड दैट थिंग। आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे मल्टीपल लिक्विड्स हो, खासकर जहां पे उनका कॉमन इंटरफेस होगा, वहां पे दोनों लिक्विड में से प्रेशर निकाल के इक्वेट करना है। वो सबसे बेहतर तरीका रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन एक आपके लिए। A sphere
made of iron, relative density 8, is floating in water, half immersed. What fraction of the volume of the sphere is empty? बोलो। कोई एग्जिट हो गया बीच में से? सर हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या? पढ़ के सुना दूं जो लिखा हुआ? A sphere नहीं made सर, of iron, अभी relative देख रहे density 8, is floating in water, half immersed. What fraction of the volume of the sphere is empty? कितना हिस्सा इसका खाली है? Sir, 1/16. Sir, 15/16. एक बार डिसाइड कर लो कितना खाली है, 1/16 या 15/16? 15/16. तो ये पानी में फ्लोट कर रहा है, हाफ इमर्स है ना? तो अगर इसकी टोटल वॉल्यूम V है, then V/2 is the volume immersed. तो इस पे जो अपथ्रस्ट लग रही होगी वो V/2 इंटू पानी की डेंसिटी इंटू G लग रही होगी। अब इसके वेट की बात करते हैं, वेट कितना होगा इसका? वेट इज mg, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो m इंटू जी इज इक्वल टू V/2 इंटू रो W इंटू जी। अब ये एक स्फीयर मेड ऑफ आयरन है और आपसे पूछा जरा इतना खाली कितना है, तो ये तो पक्की बात है कि यार सॉलिड लोहे की बॉल होगी तो वो तो पानी में फ्लोट करेगी नहीं, तो हॉलो होगी। तो V इसकी टोटल वॉल्यूम थी, उसमें से VC इसके अंदर जो कैविटी है उसकी वॉल्यूम है, खाली जगह। तो V माइनस VC इज दी वॉल्यूम ऑफ द आयरन इन इट इनटू आयरन की डेंसिटी, ये इसका मास होगा। बोलो, V टोटल वॉल्यूम, उसमें से VC इज द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, तो लोहा कितना है इसके अंदर, तो V माइनस VC इंटू रो वाई, ये पुट कर देते हैं। तो मेरे पास mg की जगह V माइनस VC इंटू रो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा V/2 इंटू रो W इंटू जी। और रिलेटिव डेंसिटी का क्या मतलब होता है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी। तो रो आई बाय रो डब्ल्यू आपको 8 दे रखा है, तो रो आई की बाय रो डब्ल्यू आपको 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा।
तो V माइनस वी सी इंटू 16 इज इक्वल टू V इंटू, अरे G कहाँ गया, G लिखना भूल गया मैं। यहां से सॉल्व करके हम VC कैलकुलेट कर सकते हैं। VC बाय V पूछा अपने से ना, तो ये V माइनस वी सी V बाय 16 आ गया, तो VC की वैल्यू 15 V बाय 16 आ गई, तो VC बाय V 15/16 हो गया। ये आंसर है इसका। सर इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट लिया तो अलग आ जाएगा ना आंसर? नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट अगर आपने लिया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, तो ये पानी है, बताओ जरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा। आप कह रहे हो कि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स नहीं ली इसलिए, हाँ सर, है जो ना। ऊपर का सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लग। तो ये सारा पानी है, राइट। अब आप कह रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही होगी ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। यस सर। तो जो अपथ्रस्ट आएगी उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैंने ये सारी स्पेस पानी से भरी हुई मान ली तो इसके ऊपर नो डाउट यहां से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स लग रही होगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फोर्स यहां पर पानी के प्रेशर में भी तो ऐड हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी, बोलो। हाँ सर समझा। तो वो नहीं ली हमने ना, बाइंड फोर्स के अंदर वो वाली फोर्स हमने ली नहीं, क्योंकि वो तो सब जगह प्रेजेंट होती है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाती है ना। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट तब सिग्निफिकेंट होता है जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी बायोंसी अकाउंट में लेना चाहो, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बायोंसी आप तब अकाउंट में ले सकते हैं जब आप एटमॉस्फेयर में भी प्रेशर ग्रेडियंट को कंसिडर करें, मतलब कि नीचे आने पर प्रेशर बढ़ रहा हो। प्रेशर ग्रेडियंट नो डाउट होता है, लेकिन वो जो प्रेशर ग्रेडियंट में रो आता है वो डेंसिटी होती है, और एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल होती है। एयर की डेंसिटी 1.23 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। तो वो जो पानी है उसके कंपैरिजन में बायंसी ऑफ एयर नेग्लिजिबल होती है, उसको अकाउंट में नहीं लेते। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप बोलोगे तो रिजेक्ट हो गया, बट अगर आप एयर की वजह से लगने वाली बाइंड फोर्स बोलोगे, बाइंड फोर्स प्रेशर की वजह से नहीं होती, बाइंड फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से होती है। तो अगर मैं एयर में भी प्रेशर ग्रेडियंट कंसिडर करूं, सो देयर विल बी अ बाइंड फोर्स डेफिनेटली, और वो ऊपर की तरफ ही मानी जाएगी। उसके लिए मैं आपको ज्यादा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे तरीके से। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको, एयर का इफेक्ट अगर आप समझना चाहते हैं तो एक ऐसा करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं और इसमें दो लिक्विड्स ले लेते हैं, ये दोनों इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं। तो सपोज ये लिक्विड 1 और ये लिक्विड 2, और इस लिक्विड 1 की डेंसिटी मान लेते हैं ρ1, लिक्विड की डेंसिटी मान 2 की डेंसिटी मान लेते हैं ρ2, और ρ1 हमारा ρ2 से कम है, इसलिए वो ρ1 मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। अब एक सिंपलिसिटी के लिए, ज्यादा टिपिकल ना रहे डेरिवेशन आपके लिए, मैं एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहां पे इमर्स कर लेता हूं, और अब इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कितनी आएगी। ठीक है, क्या लगता है कितनी आएगी। पहले तो एक गैस बताओ कि व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट। इसका एरिया ए मान लेते हैं, और ये वाली हाइट h1 मान लेते हैं,
और ये वाली हाइट h2 मान लेते हैं। सर AH2 रो 2G माइनस AH1 रो 1G। AH2 रो 2G माइनस AH1 रो 1G, ये एक सजेस्टेड आंसर है। और किसी की कोई गेस? सर प्लस होगा। सर दोनों ऐड लग रहे हैं। अनदर यस सर, अनदर प्लस गेस? प्लस हो जाएगा दोनों। कोई साबित कर सकता है कि इतनी फोर्स आएगी इस पे? प्लस या माइनस जो भी है, मतलब मुझे नहीं पता कितने आएंगे, मैं तो डेराइव करूंगा। एक को लग रहा है प्लस, एक अकेली ऐश्वर्या सबके अगेंस्ट खड़ी है तुम्हारे, या वो भी पाला पलटने वाली है? सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं प्लस, तो प्लस ही मान लेते हैं। क्यों भाई? तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसके फ्लैट बेस पे एक फोर्स लग रही होगी ऊपर से, और वो फोर्स कितनी लग रही होगी? तो यहाँ पे कुछ भी प्रेशर होगा, सपोज P1, और एरिया है A, तो P1 इंटू ए। इसके अलावा इसके कर्व्ड सरफेस पे फोर्सेस लग रही होंगी। वो जो कर्व्ड सरफेस पे फोर्सेस लग रही होंगी उनका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, तो उनको भूल जाते हैं। और एक बॉटम पे फोर्स लग रही होगी, और अगर बॉटम पे प्रेशर P2 है तो P2 इंटू ए। तो इस पे जो अपथ्रस्ट लग रही होगी वो P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए, दैट इज P2 माइनस P1 इंटू ए लग रही होगी। अब P2 और P1 की वैल्यूज तो पता नहीं कितनी है, बट डिफरेंस निकालना तो आसान है। अगर यहाँ का प्रेशर P1 है तो इस इंटरफेस का प्रेशर P1 प्लस रो 1GH1 हो जाएगा, और H2 डेप्थ नीचे जाएंगे तो कितना प्रेशर हो जाएगा? P1 प्लस रो 1GH1 प्लस रो 2GH2। ये P2 की वैल्यू आ गई। तो P2 माइनस P1, तो रो 1GH1 प्लस रो 2GH2 आ जाएगा। तो AH1 रो 1G प्लस AH2 रो 2G। सो दिस इज द अपथ्रस्ट ऑन इट, और दिस इज स्टिल इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, है ना? इतने पार्ट की वॉल्यूम V1 और इतने पार्ट की वॉल्यूम V2. So this is V1 rho 1G and this is V2 rho 2G, which is equal to the weight of the total fluid displaced, है ना? अब ऐश्वर्या आपको माइनस की फीलिंग क्यों आ रही थी? क्योंकि सर आपको ऐसा लग रहा था कि जो ऊपर वाला लिक्विड है वो तो नीचे प्रेस कर रहा है उसको। क्यों? हाँ सर। सही बोल रहा हूँ क्या? No doubt, if I ask you what is the direction of net force by liquid 1 on the cylinder, so answer is downwards. Downwards. And what is the direction of net force by liquid 2? चलो मेरा क्वेश्चन अब ध्यान से सुनना, इस पे ध्यान से समझें इस चीज को। इस पे जो नेट बाइंड फोर्स आ गई वो V1 रो 1G प्लस V2 रो 2G आ गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है
कि लिक्विड 1 ने V1 रो 1 जी फोर्स लगाई है और लिक्विड 2 ने V2 रो 2 जी फोर्स लगाई ऊपर। ये मतलब तो नहीं है ना बिल्कुल भी? नहीं सर। क्यों? लिक्विड 1 तो इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा, लिक्विड 2 नेट फोर्स अपवर्ड लगा रहा है। उन दोनों का डिफरेंस जो है वो V1 रो 1 जी प्लस V2 रो 2 जी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? तो अब थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है तो टोटल वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर करनी है। इंडिविजुअल फोर्सेस देखनी है सबकी वजह से कितनी लग रही है, तो आपको फिर ध्यान से देखना पड़ेगा फोर्स कहाँ से कैसे लग रही है, और फिर प्रेशर इनटू एरिया करना पड़ेगा। इन सम केसेस आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, इन सम केसेस सीधा बिना इंटीग्रेशन के भी निकल सकता है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सर ये डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कैसे, ये नहीं समझा। लिक्विड 1 कैसे कहाँ कहाँ फोर्स लगा रहा है उस पे? टॉप फेस पे और साइड वॉल्स पे, है ना? हाँ सर, जो हाँ सर। लिक्विड 1 साइड वॉल्स पे फोर्स लगा रहा है वो तो कैंसिल हो जा रही है, वैसे भी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। और जो टॉप फेस पे लिक्विड 1 फोर्स लगा रहा है ऑब्वियसली वो डाउनवर्ड है। यस सर। क्यों? तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करने के लिए एक अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए, आप थोड़ी सी गलती करेंगे तो इसको स्किल बेस्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि ये बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जिसको अंडरस्टैंडिंग है कि फोर्सेस कैसे लगती हैं वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर के बॉटम पे एक हेमिस्फेरिकल कप रखा हुआ मैंने। इस हेमिस्फेरिकल कप का रेडियस r है, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग हियर, दिस इज एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसके बॉटम पे मैंने एक हेमिस्फेरिकल कप रख दिया, और अब इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भरना शुरू कर दिया। और लिक्विड इस तरीके से भरना शुरू करता हूँ, इस कप को होल्ड करके रखता हूँ ताकि लिक्विड कप से अंदर लीक इन ना कर जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब वो एम्प्टी स्पेस एम्प्टी रहती है, देयर इज नो लीकेज ऑफ द लिक्विड इनटू द एम्प्टी स्पेस। तो मैंने इस कंटेनर में लिक्विड भरना शुरू कर दिया और लिक्विड भरता चला गया इसमें अप टू ए हाइट h। मैंने लिक्विड भर दिया। कंटेनर आप सिलिंड्रिकल मान लें, कंटेनर का रेडियस जो है वो स्मॉल r मान लें, और कंटेनर में मैंने कैपिटल H हाइट तक लिक्विड भर दिया। अब मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द हेमिस्फेरिकल कप? क्या क्या डेटा दिया मैंने हाइट दे दी, बॉटम से कितनी हाइट तक लिक्विड भर दिया, कंटेनर का सिलिंड्रिकल कंटेनर है उसका रेडियस r दे दिया, और हाइट दे दी, इसका रेडियस कैपिटल R आपको मालूम है। फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे देता हूं मैं, तो फ्लूइड की डेंसिटी है रो, और इसमें लिक्विड भरा हुआ कैपिटल H हाइट तक, और इस कंटेनर का एरिया, कंटेनर को आप सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मान लें, और कंटेनर का रेडियस r है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द हेमिस्फेरिकल कप।
तो अगर अभी तक आपका आंसर नहीं आया है तो आप इसको बहुत ही मेहनत से सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर या स्मॉल आर? सर कैपिटल आर, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। देखने में तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बताओ कैसे सॉल्व किया? सर मैंने वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम लिया जिसका रेडियस आर है और हाइट एच है, एक कैपिटल आर। सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये ऐसी वॉल्यूम की बात कर रहे हो आप? यस सर। ठीक है। सर तो उसमें जितना भी पानी है, अगर उसको देखा जाए तो उसका जितना भी वेट है वो हेमिस्फेरिकल कप ही फोर्स लगा रहा है, एंड उतना ही फोर्स लिक्विड कप के ऊपर लगाएगा, तो उसके हिसाब से लिया सर मैंने। बहुत ही बढ़िया। तो बिल्कुल मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका रिस्पांस देख के, और आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रेशर के बारे में सोचना कैसे है। तो अगर मैं इतने लिक्विड का एफबीडी बना लूं, इतने लिक्विड का एफबीडी बना लूं, तो इस लिक्विड पे हमने एक लिक्विड लिया जिसका एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ली, और ये केवल उतनी वॉल्यूम है जितनी हमारे हेमिस्फेयर के ऊपर आती है, कप के ऊपर आती है। इस लिक्विड के ऊपर सराउंडिंग लिक्विड की वजह से जो कांटेक्ट फोर्सेस लग रही होंगी वो ऐसे लग रही होंगी साइड में से, है ना? इसके चारों तरफ का फ्लूइड इस पे फोर्स लगा रहा होगा, और वो नॉर्मल टू दी सरफेस लगाता, आपको मालूम है, ऐसे। और इसके अलावा इस पे ऐसे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रही होगी, और ये कौन लगा रहा होगा? तो उस कप का सरफेस लगा रहा होगा। इसके अलावा इसका एक वेट लग रहा होगा इस पे, mg। और अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हो, तो जो चीज इसमें मिसिंग है, अगर एटमॉस्फेयर कई बार दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता, तो कुछ लोग इग्नोर मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सब जगह ही होता है, छोड़ो उसकी फोर्स। और कुछ लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे भी देते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये ऑथर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे भी दिया तो वो भी लग रही होगी। और ये फ्लूइड क्लियरली, ये वाला सारा फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो जितनी भी फोर्सेस हैं, ये वाली सारी फोर्सेस को सिमेट्री से देख के पता चल रहा है कि इनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, और वही निकालना अपने को। वही फोर्स कप पे डाउनवर्ड लग रही होगी। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज एफ, डाउनवर्ड फोर्स इज mg प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की P नॉट इंटू ए। m हो जाएगा इसकी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी प्लस P नॉट इंटू ए। तो क्योंकि मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं दिया था, तो इसलिए ऐश्वर्या का आंसर मैं करेक्ट मान रहा हूँ बिल्कुल। वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर की वॉल्यूम माइनस कर दी, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया होता तो P नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इतनी फोर्स आती। देयर कुड बी अनदर वे कि आप इस पे प्रेशर की वजह से फोर्सेस लिखते और उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते, बट इट इज नॉट अबाउट इंटीग्रेशन, है ना। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग की कौन फोर्स लगा रहा है और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगानी। बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है जी। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे हम। और आप क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बायंसी के ऊपर प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ सरफेस टेंशन के साथ डील करूंगा, और सरफेस टेंशन और जो भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है उसमें विस्कोसिटी पढ़ेंगे और बर्नौलीज थ्योरम और वेंचुरीमीटर, वो सारी चीजें देखेंगे। तो बायंसी तक की आप प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक? यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा। सर बोल।
आपने वो ग्रुप पे इलेक्ट्रिसिटी के नोट शेयर करने के लिए बोले, तो पीडीएफ करना है या नोटबुक में से लिखे हुए करने हैं? इलास्टिसिटी के नोट्स बोले थे, इलास्टिसिटी जो मैंने क्लास में तुम लोगों को पढ़ाया था। ओके सर। इलास्टिसिटी वो पढ़ाया था ना मैंने, यंग्स मॉडुलस और वो सब। ठीक है। यस सर। चल सर। ठीक। हाँ जी। सर आपने जो पेपर 1 पेपर 2 सॉल्व करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जगह पे, का। यस सर, सर उसकी जगह पे फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स वो वाला कर सकते हो, बट वो एक ही असाइनमेंट अभी मतलब ये नहीं, मैंने शायद और अपलोड किए हैं। हाँ मैंने किया ना फ्लूइड मैकेनिक्स की अपलोड उसके अंदर, बट उसमें सारा है। अभी रुक जाओ ना, उसमें सरफेस टेंशन और उसमें बर्नौली वगैरह सब मिक्स होके आ जाएगा, तो आपको बेनिफिट नहीं होगा उसको। एक बार उसको फिनिश कर देते हैं, फिर कर लेना प्रैक्टिस आप। अगर आपने ठीक है किया सर। हुआ है तो आप कर लो प्रैक्टिस। पढ़ा हुआ क्या आप लोगों ने? सरफेस टेंशन पढ़ा है क्या पहले? नहीं सर। हाँ ठीक है ना, फिर एक बार नो होल्ड सर। करो, मैं जरा एक बार फिनिश कर दूं, उसके बाद कर लेना आप प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटे।